नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगेड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो बात करेंगे हम जो आपके सीईटी में मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल करें, एकदम अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखें, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो, एक क्वेश्चन जो आरएसएसबी बोर्ड में ही आया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब इसका परिमाप क्या होगा। शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हो इसको, देखो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज जैसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। माने कि तीनों भुजाएं ए है तो तीनों ए ही होगी, ठीक है, मान लिया। अब इसका जो है परिमाप क्या होगा। परिमाप होता है हमेशा जो है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 3 बार ए को जोड़ेंगे तो परिमाप आ जाएगा 3a, ठीक है। दिया हुआ क्या है अपने को, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट याद रखना है आपको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये अपने को किसके बराबर दिया है, 25√3 के बराबर, ठीक। अब जो है ए स्क्वायर को यहीं रखेंगे अपन, और 25√3 इस साइड है, और थोड़ा इजी करने के लिए आगे जाके काटते हैं। देखो यहाँ पर √3/4 है, उस साइड जाके 4/√3 हो जाएगा, ठीक है। √3 से √3 कट गया तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 25 को 4 से गुणा किया तो 100। तो ए कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा √100। तो ए का मान आया आपके 10, ए कितना आया 10। और परिमाप क्या था अपना 3a, तो 3a मतलब 3, और a का मान 10 रख दो तो आ जाएगा 30। तो ये उत्तर हो जाएगा 30। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आरएसएसबी बोर्ड में, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वापस पीछे जाइए और वापस समझिए इस क्वेश्चन को। ऐसे अनेक क्वेश्चन ला रहा हूं मैं आगे, देखो चेंज होते रहेंगे क्वेश्चंस। जो पहले आ चुके हैं बोर्ड में वही क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, बस संख्या चेंज हो जाती है। तो ऐसे अगर समबाहु त्रिभुज दिया हो और उसका क्षेत्रफल दिया हो तो परिमाप कैसे निकालना समझ में आ गया। आपको ध्यान रखना उसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वापस आ सकता है, सीटी का ही पेपर है ये। देखो कोस थीटा आपको दिया हुआ था, कोस थीटा बराबर क्या दिया था, a/b, ठीक है। और एक आप अगर गणित के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं हो तो ध्यान रखना आप कि सबसे पहले आता है साइन, ठीक है, फिर आता है कोस, और फिर आता है टेन। अगर गणित के स्टूडेंट नहीं हो तो ध्यान रखना, गणित वालों को तो यही पता है, साइन कोस टेन, ये 3 लाइन से याद रखना, साइन फिर कोस फिर टेन। और एक आप ध्यान रखना लाल बट्टा कक्का, क्या लाल बट्टा कक्का। ले से हो गया लंब, ठीक है, ले से क्या हो गया लंब, ए से हो गया, ए से हो गया आधार, क्या हो गया आधार, और के से हो गया कर्ण। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड इस हिसाब से देता है कि आप आराम से कर पाओ। तो देखो कोस 2 नंबर पर है, और 2 नंबर पर देखो क्या है, लाल में ए है और कक्का में के, यानी कि आधार बट्टा कर्ण। तो कोस क्या हो गया आपका आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। पूछा किसका मान है, टेन का। टेन तीसरे नंबर पर है, तो ऊपर तीसरे नंबर पर क्या है, तो टेन बराबर किसके हो जाएगा, ऊपर तीसरे नंबर पर क्या है लंब, और नीचे क्या है आधार। देखो तीसरे नंबर पर नीचे कक्का में आधार है, तो टेन का मान क्या हो गया लंब बट्टा आधार। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप कि कोस का मान पहले से दिया हुआ है a/b, तो आधार क्या हो गया, देखो ऊपर कोस में देखो आधार क्या हो गया आपका, आधार हो गया a, क्योंकि ऊपर a दिया है। कर्ण क्या हो गया b, क्योंकि नीचे b दिया है। और टेन क्या होता है लंब बट्टा आधार, मतलब ऊपर तो कुछ और आएगा लंब जो अपने को दिया नहीं है, और नीचे आधार है, और आधार अपने पास है क्या है ए। लंब कुछ भी हो सकता है लेकिन आधार तो पहले से दिया हुआ है ए। तो मतलब ऐसे पहले ऑप्शन ऐसा देखो जिसमें नीचे सिर्फ ए हो। तो देखो इसमें ए है, इसमें बी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें b² - a² का रूट है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये ही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, ठीक है, कर्ण निकालना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट जो है आपको पता है आधार बट्टा कर्ण होता है। कोस आधार ऊपर वाला है तो ए हो गया, कर्ण बी हो गया क्योंकि दिया हुआ है। और टेन होता है लंब बट्टा आधार, मतलब नीचे आधार आएगा, और आधार ए है तो नीचे ए आना चाहिए बट्टा में, और नीचे सिर्फ ऑप्शन 1 में ही ए आ रहा है। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, और बोर्ड क्वेश्चन इसी हिसाब से देता है कि आप शॉर्ट ट्रिक लगा सको। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन था, आगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, देखते रहें। अब एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को देखो कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। आय का अनुपात क्या है, ए और बी का, कैपिटल लिख लेते हैं, ए और बी की आय का अनुपात क्या है। ये देखो ये क्वेश्चन कैसे होता है, इस बार ये ग्रेजुएशन लेवल में भी आया था ऐसा क्वेश्चन। संख्याएं चेंज थी, संख्या चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन वही रहते हैं। मैं आपको गणित अच्छे से कराऊंगा, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ठीक है। ये आय का अनुपात है, और जो है आपका व्यय का अनुपात क्या है,
वे का अनुपात क्या है आपका, ए और बी के वे का अनुपात दिया हुआ है 3/2, ये रहा 3:2। ठीक है, बी की मासिक आय बतानी है और दोनों 600 रुपए बचाते हैं, मतलब दोनों, ए भी 600 रुपए बचाता है, ठीक है, और बी भी कितना रुपए बचाता है, 600 रुपए बचाता है। और देखो आय ये है, इतना कमाता है, इतना खर्च करता है और 600 बचाता है। तो देखो यहां पर आप देख रहे हो, तीन में से 2 खर्च कर देता है, बचा क्या, 1। ठीक है, बी 3 कमाता है, 2 खर्च कर देता है, बचा कितना, 1। और जो है ए का जो है 1 हो गया। बोर्ड हमेशा इजी क्वेश्चन देता है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अगर दोनों अलग अलग बचाते हो या फिर अनुपात अलग अलग होते हैं तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। लेकिन देखो ए जो है, बी कितना, 3 कमाता है, 2 खर्च कर देता है, बचा कितना, 1। लेकिन अपन का तो बोल रहे हैं कि 1 नहीं बचा, 600 बचा है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 600 रुपए के। दोबारा देखो, कमाता कितना है बी, 3, खर्च कितना करता है, 2, तो बचाता कितना है, 1। तो 1 बचाता है, लेकिन इसने बोला कि दोनों 600 रुपए बचाते हैं, तो जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर हो गई, 600 के। बी की आय पूछी है, बी की आय कितनी है, 3, तो 1 यूनिट 600 के बराबर है, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगी, 3 से गुणा कर दो, तो 1800 क्या आ जाएगा उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। नहीं समझ में आए वापस पीछे जाइए और वापस वीडियो को देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आरएसएसबी बोर्ड में, कि एक व्यक्ति 10 रुपए के 11 पेन की दर से पेन खरीदता है, 10 रुपए के 11 पेन खरीदता है तथा 11 रुपए के 10 पेन बेचता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। दोबारा देखो, एक व्यक्ति 10 रुपए के 11 पेन बेचता है, ठीक है, 10 रुपए के 11 पेन खरीदता है तथा 11 रुपए के 10 पेन बेचता है। तो देखो इसका लाभ प्रतिशत पूछा है, तो इसका लाभ प्रतिशत कैसा होगा, सबसे जो पहले तो है ना, 10 रुपए के कितने पेन बेचता है, 10 रुपए के 11 पेन। ठीक है, फिर जो है एक पेन का मूल्य कितना हो गया, एक पेन कितने रुपए का हो गया, एक पेन हो गया आपके 10/11 रुपए का। ठीक है, 10/11 रुपए का। फिर है जो है आपके आगे क्या करता है, 11 रुपए का 10 पेन बेचता है। तो यहां एक पेन का मूल्य कितना हो गया, तो एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, एक पेन का मूल्य हो जाएगा 11/10। ठीक है, 1 मिनट ऊपर लिख देता हूं। देखो 11 रुपए में 10 पेन बेचता है, तो एक पेन कितने रुपए में बेचता है, वो 11/10 रुपए में बेचता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे हल होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो ध्यान रखना, एक पेन वो इतने रुपए में तो खरीदता है, ठीक है, इतने में तो खरीदता है, और एक पेन को इतने में बेचता है। तो इसको देखो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, वैसे तो है ना, जो है आपका विक्रय मूल्य में से करे घटाओ और फिर करो। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि खरीदता कितने में है, खरीदता कितने में उसको नीचे रख दो, 10/11 में खरीदता है, बेचता कितने में है, 11/10 को ऊपर रख दो। ठीक है, जो बेचता है उसको ऊपर रख दो और जितने में खरीदता है उसको नीचे रख दो, मतलब जो है क्रय मूल्य को नीचे और विक्रय मूल्य को ऊपर। वरना जो है इसको और तरीके से करते तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ऊपर करते, लेकिन देखो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो देखो 11/10/10/11, तो इसको जैसे ही हम उल्टा करेंगे, तो ये देखो मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं। तो देखो इसको जैसे उल्टा करेंगे तो यह आ जाएगा, ऊपर वाला तो ऐसा का वैसा रहेगा और नीचे वाला भाग में ऊपर जाके गुणा में होगा, तो 11/10 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जो है नीचे भाग में और ऊपर गुणा में जाते उल्टा हो जाती है संख्या, गणित के स्टूडेंट जानते भी होंगे। 11/11 से गुणा हुआ तो कितना है, 121, और 10/10 से हुआ तो कितना आया, 100, तो 121/100 आया, और ऊपर कितना आ रहा है, 100 से कितना अधिक आ रहा है, 21, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत इजी है ना। पहले क्या करेंगे, 10 रुपए के 11 पेन खरीदता है, तो एक पेन का मूल्य क्या हो गया, इस 11 को 10 के नीचे ले जाओ तो 10/11 हो गया। वो बेचता क्या, 11 रुपए में 10 पेन बेचता है, तो 11/10 हो जाएगा एक पेन का। फिर जो है जितने में जो है आपका खरीदता है उसको नीचे रखो और बेचने वाले मूल्य को ऊपर रखो। ठीक है, फिर जो है नीचे देखो 11/10, फिर उसमें भाग जा रहा है 10/11 का, तो ऊपर वाले को तो सेम 11/10 रखा और नीचे वाला ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा और 10/11 का 11/10 बन जाएगा। 11/11 से गुणा हुआ 121, 10/10 से हुआ तो 100, तो 121/100 मतलब 100 पर 21 रुपए कमा रहा है वो, तो 21% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 21%। कुछ समझ में नहीं आए तो वापस वीडियो को पीछे जाकर देखें, तब आएगा अच्छे से। अब एक क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको भी देख लेते हैं कि 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी आयत के परिधि एक वर्त खींचा जाता है, तो वर्त का क्षेत्रफल बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले एक वर्त है, आयत है, ये इसकी जो है एक भुजा है 16 और एक है
12। उसके बार बार अगर हम वर्त खींचेंगे तो ऐसा खींचा जाएगा, ये चारों कोनों से टच होता हुआ ऐसा एक वर्त खींचा जाएगा। ठीक है, अब जो है वर्त की त्रिज्या, जो व्यास क्या होगा, ये वाला, यानी कि जो आयत का विकीर्ण है, आयत का जो विकीर्ण है वही क्या होगा, वर्त का व्यास होगा। तो देखो विकीर्ण कैसे निकालेंगे, दोबारा देखो इसको कि ऐसे क्या है, एक आयत है, एक क्या है, आयत जिसकी भुजा 16 और 12 है। इसके बार बार जो है ना परित एक वर्त खींचा जाता है ऐसे। ठीक है, ये जो है इसकी जो चारों जो कोने हैं उनको टच करता हुआ वर्त जाएगा और ऐसे खींचा जाएगा। अब देखो इसका व्यास जो होता है वो ये होता है वर्त का, और ये क्या है, वर्त जो है आयत का तो क्या है विकीर्ण, और वर्त का क्या है, व्यास। तो विकीर्ण कैसे निकालेंगे, तो विकीर्ण निकालेंगे जो है आपका आधार और जो ये ऊंचाई है, या फिर कह सकते हो लंबाई और ऊंचाई है, इनका स्क्वायर कर दो, यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और फिर इसका रूट निकाल दो। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का होता है 144, और इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके रूट 400, और 400 किसका होता है, 20 का। तो ये हो गया व्यास, मतलब वर्त का व्यास क्या आ गया, 20। तो व्यास अगर 20 है, व्यास अगर 20 है, ये ट्रिक्स देख लो आप, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बस संख्याएं चेंज हो सकती है। व्यास कितना हो गया, 20, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 10। त्रिज्या कितनी हो गई, 10। और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई देखो वो उत्तर पाई में आ रहा है तो पाई को तो पाई रहने दो, आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 पाई इसका सही उत्तर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वापस धीरे स्पीड करके पीछे जाके वापस वीडियो को बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 55वां क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि एक संचयी आवर्ती वक्र दिया है, उसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। देखो माध्यिका कैसे ज्ञात होती है, तो माध्यिका देखो ये तो आती है आपकी बारंबारता, जो विद्यार्थियों की संख्या या किसी की संख्या देते हैं इसको तो बारंबारता कहते हैं, और ये आपका जो है जो आपका वर्ग अंतराल होता है या एक्स आई होता है वो होता है, और हमेशा जो है माध्यिका एक्स आई में से ही निकलती है, वर्ग अंतराल में से ही निकलती है। तो देखो माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका देखो यहाँ पर कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 आंकड़े दिए हैं। ठीक है, कितने आंकड़े दिए हैं, 6 आंकड़े। तो 6 आंकड़े दिए हैं तो जो है सीधा ही क्वेश्चन हो जाएगा, ये 6 आंकड़े दिए हैं आपको, तो 6 में क्या करेंगे कि 6 के बीच के 2 लेंगे, तो बीच के 2 कौन से हुए, 30 और 40, 30 और 40, 30 और 40 को जोड़ो कितना आया, 70, कितना आया 70, और 70 का आधा कर दो कितना आया 35, तो उत्तर क्या हो जाएगा 35। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, अगर 7 आंकड़े दे देते, यहाँ 70 और दे देते तो क्या होता, 3 इस साइड से छोड़े, 3 इस साइड से, बीच वाला क्या हो जाता 40, इसका सही उत्तर हो जाता। लेकिन आंकड़े 6 हैं तो बीच वाले 2 को लेना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा और 2 का भाग देना पड़ेगा, तो 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखो 82 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 16 पाई मीटर क्यूब है तथा ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसका आधार का व्यास क्या होगा। तो देखो यहाँ आयतन दिया है, ऊंचाई दिया है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर दिया है, 16 पाई के, और बराबर के दोनों तरफ काट सकते हैं, तो पाई से क्या कट गया, पाई, तो 1/3, और आर तो दिया नहीं है, आर स्क्वायर लिख देते हैं, एच दिया है 12, एच कितना दिया है 12, और बराबर क्या हो गया 16, ये देखो एच 12 दिया है, ऊंचाई 3 से ये कट गया कितनी बार, 4 बार, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16, और ये इधर गुणा से इधर भाग में चला जाएगा, और 4 के पाड़े में 4 बार कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर बराबर 4 का रूट, और 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 आर 2 हो गया। पूछा क्या है व्यास, तो जो है ये तो आ गई त्रिज्या, ये क्या आ गई आपकी त्रिज्या 2 आ गई, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, तो 2 आर होता है, 2 आर मतलब 4, तो व्यास कितना हो गया 4, ऑप्शन नंबर ए। तो ये उत्तर हो गया आपका जो है इस क्वेश्चन का। ठीक है, दोबारा देखो शंकु का आयतन 16 पाई दिया है, तो शंकु के आयतन का सूत्र में 16 पाई लिख दिया बराबर में। ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो 1/3 आर स्क्वायर, एच दिए 12, तो एच की जगह 12 रख दिया, बराबर 16, क्योंकि पाई से पाई कट गया, यहाँ आर स्क्वायर बचा, और ये 3 इससे कट गया 4 बार, और ये 4 इस साइड भाग में चला गया, तो ये हो गया 16/4, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 4, तो आर आ गया 2, क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये होगी त्रिज्या, त्रिज्या 2 है, व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 का 2 गुना हो गया 4, तो उत्तर आ गया 4। ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आप चैनल को। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि log 27 आधार में x बराबर 1/6 है, तो x का मान ज्ञात करो। अब देखो जैसे भी देखो ये क्वेश्चन कैसे होता है, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको हार्ड लग रहा होगा, log 27x बराबर 1/6 ऐसे दिया है ना, तो जो यहाँ पर है ना नीचे जो भी होता है आधार में, जैसे यहाँ 27 है तो 27 लिखो, और जो बराबर में दिया होता है जैसे 1/6 उसको इसकी ऊपर घात लिख दो,
दोबारा देखो, जो आधार में ऊपर वाले में देख लो, यहाँ आधार में क्या दिया है 27, तो 27 को लिखो और जो बराबर में दिया है उसको उसकी घात के रूप में लिख दो 1/6, और बराबर जो यहाँ दिया है उसको बराबर रख दो, तो x रख दिया यहाँ पर बराबर। दोबारा देखो, जो आधार में दिया होता है उसको सही लिखो, लिख लिया। फिर जो बराबर में दिया हुआ है बराबर 1/6 ना, उसको आधार जो दिया ना 27 उसकी घात लिख दी 1/6, और बराबर में क्या लिख दिया जो यहाँ पर होता है वो, ठीक है, x। तो दोबारा देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, आधार को लिखेंगे, तो आधार लिख दिया 27, और जो सामने दिया बराबर में उसको उसकी घात बना दो, तो 1/6 बराबर यहाँ पर क्या है x, क्या हो गया, बराबर में जो है यहाँ दिया है उसको फिर बराबर में x लिख दिया, मान x का पूछा है। तो अब देखो 27 की पावर 1/6, और 27 को लिख सकते हैं अपन 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 को 3 से क्या 27, यानी कि 3 की पावर 3, तो 27 को लिख दो 3 की पावर 3, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ऊपर 1/6 है ही, और बराबर x, तो 3 की पावर 3/6 हो गई, और बराबर क्या है x, तो 3 की पावर देखो 6, 3 के पाड़े में 1/2 बराबर x, यानी x क्या आ गया 3 की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है रूट, जब भी कोई पावर 1/2 होती है तो रूट, तो x का मान आ गया √3। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वापस देखें, वीडियो को पीछे ले जाएं और वापस देखें तो समझ में आ जाएगा। वापस मैं एक बार समझा देता हूं, जो भी आधार में होता है उसको लिख लेते हैं, लिख लिया। फिर जो है बराबर में होता है उसको उसकी घात के रूप में लिख लेते हैं, जैसे 1/6 इसकी घात लिख ली। फिर जो है यहाँ पर जो x जो यहाँ जो दिया होता है ना लोग के पास में, उसको फिर वहां बराबर में ले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर देखो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27 होता है, तो 27 को लिख लिया 3 की पावर 3, और ऊपर लिख दिया 1/6, तो ये हो गया 3, और ऊपर जो है 3 की पावर देखो 3, और ऊपर है 1/6, तो ये 3 ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, यानी कि 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये 3 की पावर 3/6 बन जाएगी, और फिर ये 3 के पाड़े से 1/2 बार, और 3 की पावर 1/2 आ गया x का मान, तो x का मान 3 की पावर 1/2 गया, और 1/2 को हमेशा रूट में लिखते हैं। अगर मान लो कि 2 है उसकी पावर 1/2 है, इसका मतलब वो √2 है, तो 3 की पावर 1/2 क्या हो गई √3, तो उत्तर आ गया √3। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो एकदम इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी क्वेश्चन है कि आपको पता है कि 1 लीटर में मान लो कि आप 1000 मिलीलीटर होते हैं, कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मिलीलीटर का कितना प्रतिशत 200 होगा, तो ऊपर 200 लिख दो, और जो है आप गुणा 100 कर दो, तो देखो 2 0 से ये 2 0, इस 1 0 से ये 1 0, बचा क्या 20, तो 20% इसका सही उत्तर आ जाएगा। ये तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देख लेना आप, ये कैसे होता है। सबसे पहले एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान रखना यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में कितनी गुना हो जाती है 2 गुनी, तो कितने वर्ष में ये 8 गुनी होगी। दोबारा देखो कि एक धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाती है 2 गुनी, तो कितने वर्ष में 8 गुनी होगी, तो ये पूछना है। देखो इस ये क्वेश्चन किस हिसाब से होते हैं कि सबसे पहले 15 वर्ष में कितनी हो रही है 2 गुनी, तो कितनी गुनी हो रही है 2, और कितने वर्ष में 15, तो उसको 1/15। वापस ध्यान से देखना, कितने गुना हो रही है 2 गुना, तो 2 को बड़ा लिख लिया और उसकी घात लिख दी, कितने वर्ष में 15, तो उल्टा करके लिख दिया 1/15। ये किसके बराबर होगी कि कितने वर्ष में 8 गुना होगी, कितना गुना करना है 8 गुना, और वर्ष मान लो कि अपन कुछ भी मान लेते हैं, ए वर्ष मान लेते हैं, तो 1/a कर देते हैं। दोबारा देखो 15 वर्ष में कितनी हो रही है 2 गुनी, तो 2 गुनी यानी 2 को बड़ा लिख लिया, और 15 वर्ष में हो रही है तो 15 को उल्टा करके घात के रूप में लिख दिया 1/15, ठीक है। फिर इसने पूछा कि 8 गुना कितने में होगी, तो 8 को तो बड़ा लिख दिया, जितना गुना होगा उसको बड़े में लिख दो, और कितने वर्ष में, मान लो कि ए वर्ष में होगी तो 1/a लिख दिया। जैसे ये 15 वर्ष में 2 गुना हो रहा था, तो 2 की पावर 1/15, तो ये ए राशि है, उस ए वर्ष में 8 गुना हो रही है, तो 8 को 1/a लिख दिया। समझ में आ गया होगा। अब देखो 2 की पावर 1/15, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 3 बार होता है, तो ये हो गया 2 की पावर 3, और ऊपर है आपका 1/a, ठीक है। देखो 2 की पावर 3 और बाहर अगर 1/a है तो ये होता है 2 की पावर 3/a। क्या होता है 2 की पावर 3/a, तो ये हो गया 2 की पावर 1/15 बराबर क्या होगा 2 की पावर 3/a। अब दोनों आधार सेम है तो घातें भी सेम होगी, आधार सेम है तो घात भी सेम होगी, तो मतलब क्या हुआ आपका, पहले मिटा देता हूं मैं। देखो दोनों क्या है आधार सेम है, दोनों के आधार सेम कर दिए तो घातें भी सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ, जगह थोड़ी कम है, 1 मिनट यही देख लेते हैं। देखो फिर क्या हो गया 1/15, दोनों की अगर आधार सेम है तो घातें भी बराबर होगी, तो ये होगा 3/a के, ठीक है। किसके बराबर होगा 3/a के, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a 1 से गुणा होगा और 15 3 से गुणा होगा, तो 15 गुणा 3, तो a बराबर हो गया आपका 45, तो उत्तर आ जाएगा 45। दोबारा देखो
कि 15 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो 2 को बड़ा लिखा और 15 वर्ष में तो उसको उल्टा कर दो 1/15, यानी जितनी गुना हो रही है उसका आधार घात कर दो, उसकी घात बना दो जो कितने वर्ष में हो रही है 15 में, तो 2 गुनी हो रही है कितने वर्ष में 15 में, तो 2 की पावर 1/15 कर दी। ठीक है, फिर 8 गुना कितने में होगी, मान लो कि ए वर्ष में होगी तो 8/1/a हो जाएगा। फिर जो है दोनों का आधार सेम कर दो, ये 2 है तो इस 8 को भी 2 की पावर 3 रख सकते हैं, 2 की पावर 3 रखेंगे तो ये जो है 2 की पावर 3 और बाहर अगर a/a है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/a, तो ये हो गया 3/a। तो एक जो है फिर क्या हो गया, आधार सेम तो घाते सेम, तो 1/15 बराबर होगी 3/a। फिर वज्र गुणा करेंगे, a 1 से गुणा होगा तो a आ जाएगा और 15 3 से गुणा होगा तो 45 इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना। अब लास्ट क्वेश्चन आज का 150 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी, अगर आप सपोर्ट करोगे तो और क्लासें आएंगी। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना है, 23/2। प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत ज्ञात करो। सबसे पहले तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 ये लगातार चलती है, ऐसे तो जरूरी नहीं 1 से शुरू हो रही है, 6 7 8 9 ऐसे भी 8 हो सकती है, 8 9 10 11 10 12 10 11 12 ऐसे कोई भी 8 हो सकती है। ठीक है, तो अब कैसे पता चले, तो देखो पूर्णांक कितने दिए हुए हैं, 8 पूर्णांक है, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पूर्णांक है। ठीक है, 8 पूर्णांक है, औसत हमेशा बीच में आता है, मतलब 4 इस साइड से छोड़ दिए, ये 4 छोड़ दिए और ये 4 छोड़ दिए, तो औसत आएगा यहाँ 23/2। कितनी भी संख्या उनका औसत हमेशा जो है बीच में आता है, तो 23/2। लेकिन देखो ये कौन सा पूर्णांक है, चौथा, और ये 5वां। ठीक है, देख लिया दोबारा कि चौथे और 5वें पूर्णांक, बीच का पूर्णांक कौन सा है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है बीच के पूर्णांक कौन से हैं, चौथा और 5वां। 8 पूर्णांक है, लगातार संख्याएं, क्रमागत है, मतलब अगर 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, अगर ये 6 है तो ये 7 है, ये 8 है, अगर ये 11 है तो ये 12 13 14 ऐसे है 8। तो देखो आपकी बीच वाली 2 संख्या लेनी है, 3 इस साइड से छोड़ दी, 3 इस साइड से छोड़ दी, बीच में कौन सी आया, चौथा और 5वां पूर्णांक। ठीक है, चौथा और 5वां। अब देखो चौथा और 5वां पूर्णांक जो है बीच का पूर्णांक है, क्योंकि इस साइड 3 छोड़ दिए, बाहर भी 3 छोड़ दिए, लेकिन चौथा 5वां बीच में आ रहे हैं। अब जो ऊपर संख्या होती है ना, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, ऊपर संख्या 23, तो 2 ऐसी क्रमागत संख्या बताओ, क्रमागत मतलब एक के बाद एक आए जिनका योग 23 हो, तो वो क्या होती है, 11 और 12। 11 और 12 23 होती है ना, तो ये तो 11 और ये हो गया 12। समझ गए, करना क्या है, 8 है तो बीच की कौन सी है, 3 एक साइड छोड़ दी, 3 एक साइड, तो बच्चा चौथा और 5वीं संख्या। तो चौथी और 5वीं की जितनी भी औसत दी है ना, उसको ऊपर वाले को देखो कितना है, 23। तो ऐसी 2 लगातार संख्याएं कौन सी आती है जिनका योग 23 आता है, तो होती है 11 और 12। यानी कि चौथा पूर्णांक तो है 11, 5वां है 12। तो इससे पहला क्या होगा 10, इससे पहला होगा 9, इससे पहला होगा 8 और इसके बाद वाला होगा 13, फिर होगा 14, फिर होगा 15, बस आ गया। अब जो है प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत पूछा है, तो 3 ये रहे, तीनों को जोड़ो, 8 और 9 प्लस 10, तो ये 19 और 10 27, और 27 औसत पूछा है तो टोटल संख्या 3 है, तो 3 का भाग लग जाएगा, औसत आ जाएगा 9। तो ये आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। सीईटी में मैथ की जो अपने लास्ट के 15 दिन बचे हैं उसमें शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।